तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और जैसा कि सभी लोग जानते हैं 11th की केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसी का यह लेक्चर 12वां है। ठीक है, अगर लेक्चर पहला से लेकर लेक्चर 11 तक नहीं देखें वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं, या तो चैनल के प्लेलिस्ट पे चल जाइए, वहाँ से देख लीजिए लेक्चर 11। ठीक है, लेक्चर 11 देखेंगे तभी लेक्चर 12 समझ में आने वाला अच्छे तरीके से। और आज की वीडियो में ये हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं मूलानुपाती सूत्र एवं अणु सूत्र, इम्पेरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला पढ़ने वाले हैं। इसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियोस की देखिएगा कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, अणु सूत्र क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार बनते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, सूत्र पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए, बहुत अच्छा से मैंने लिखा हूँ, यहाँ से समझ जाएंगे आप लोग कि प्रतीकों का वह समूह जो किसी पदार्थ के एक अणु को दर्शाता है सूत्र कहलाता है। प्रतीकों का वह समूह, ठीक है, प्रतीकों का वह समूह जो किसी एलिमेंट्स को दर्शाता है, जो किसी पदार्थ के एक अणु को दर्शाता है, जो किसी भी एक पदार्थ के एक अणु को दर्शाता है, सूत्र कहलाता है। जैसे सब लोग जानते हैं, जैसे जल, जल का क्या हुआ, H2O। ठीक है, तो इसमें यह बताएगा कि जो H2O बना है वो 2 हाइड्रोजन से और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ठीक है, तो यह इसका क्या कहलाएगा, सूत्र कहलाएगा जल का। इसी तरह नमक, नमक क्या है, नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। ठीक है, इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 होता है, और सुक्रोज का C12H22O11 होता है, ग्लूकोज का C6H12O6 होता है। ठीक है, तो आई होप आपको सूत्र आपको समझ में आ गया होगा कि सूत्र किसे कहते हैं। तो सूत्र उसे कहते हैं कि प्रतीकों का वह समूह जो किसी भी पदार्थ के एक अणु को दर्शाता है, जो किसी भी पदार्थ के एक अणु को दर्शाता है, सूत्र कहलाता है। तो आई होप, हमको तो नहीं लगता है कि ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है सूत्र में। आपको सूत्र की परिभाषाएं आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे सबका अलग अलग में सूत्र लिख दिया हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि जल का H2 होता है, नमक का NaCl होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 होता है, सुक्रोज का C12H22O11 होता है, ग्लूकोज का C612O6 होता है। ठीक है, ये रहा आपका फार्मूला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सूत्र के प्रकार, जो फार्मूला था उसके प्रकार पढ़ने वाले हैं। सूत्र के प्रकार, हेडिंग डालिए, टाइप ऑफ फार्मूला, कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन? तो पहला आपका होता है मूलानुपाती सूत्र, जिसे इम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान समझिएगा कि जो मूलानुपाती सूत्र होता है, इम्पेरिकल फार्मूला होता है, वो क्या होता है। देखिए लिखा हुआ है कि किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र, किसी यौगिक, किसी कंपाउंड, किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का सरलतम पूर्णांक अनुपात प्रदर्शित करता है, मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र कहलाता है। कितना आसान है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात को समझिए। कोई भी यौगिक है, उस यौगिक में एलिमेंट्स तो होंगे, तत्व, उन्हीं तत्वों के परमाणुओं का अगर आप सरलतम रूप निकालेंगे, सरलतम पूर्णांक निकालेंगे, वही आपका मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र कहलाता है। जैसे मैं बात को समझिए, कितना आसान है। जैसे बेंजीन, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6, ये होता है ना। इसमें कार्बन की संख्या 6 है और हाइड्रोजन की संख्या 6 है। अब कार्बन 6, हाइड्रोजन 6, इसी का अगर सरलतम रूप निकाल दिया, सरलतम रूप मतलब कि काट दीजिए, इसे छोटा कर दीजिए, तो देखिए एक अणु में 6 कार्बन यहाँ पे है और कितना हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है। तो कार्बन संबंधी हाइड्रोजन, तो 6:6। अब इसका सरलतम निकालेंगे तो 6 कम 6, फिर 6 कम 6, तो सरलतम मान तो यही हुआ। सरलतम वैल्यू क्या हुआ, 1:1। यही आपका मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। अब मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, अब कार्बन की संख्या 1 आ गई तो यहाँ पे C हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या H आ गया तो वहाँ H, मतलब मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। समझ में आया ना आपको कहना क्या चाह रहा है। वो तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप इस चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, इसमें करना क्या है, मूलानुपाती क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड, देखिए एक बार मैं समझा देता हूँ। किसी भी कंपाउंड, मैंने एक यौगिक लिया, यही C6H6, मैंने एक यौगिक, ये क्या है, कंपाउंड है आपका, कंपाउंड है। इन कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स है, कौन से तत्व हैं, तो इसमें आपका कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। कार्बन की संख्या 6 है और हाइड्रोजन की संख्या 6 है। ठीक है, तो इन्हीं तत्वों के
जो परमाणु होंगे तो तत्वों के परमाणु क्या, कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6, इन्हीं को सरलतम रूप में लिख दिया जाए, 6 कम 6, 6 कम 6, सरलतम रूप में हो गया। अब क्या हुआ, 1:1 आ गया। 1:1 का मतलब क्या हुआ, ये तो आपका उसका सरलतम रूप हुआ। अब हमको ज्ञात करना है इसका सरलतम सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए अब कार्बन 1 हो गया तो कार्बन 1 हो गया मतलब C, और हाइड्रोजन 1 हो गया तो मतलब H, CH। ये CH आपका क्या कहलाएगा, तो मूलानुपाती सूत्र कहलाएगा। बात खत्म। तो कितना सिंपल है, ठीक है, मूलानुपाती सूत्र। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मूलानुपाती सूत्र, इसमें नो डाउट होना चाहिए आपको, ठीक है, समझ में आया आपको। इसी तरह एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे दिया हुआ है H2O2 का मूलानुपाती सूत्र। तो देखिए H2O2 का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, H2O2 का मूलानुपाती सूत्र HO होगा। कैसे, देखिए ये आपका ये कंपाउंड है, यौगिक है, इसमें एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन आपका कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2, इसे सरलतम कर दीजिए तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, मालूम चल गया कि हाइड्रोजन 1 आ गया, ऑक्सीजन भी 1, तो हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 1, HO। बस बात खत्म। मतलब H2O2 का मूलानुपाती क्या हो जाएगा, HO हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह ग्लूकोज का मूलानुपाती CH2O होता है। कैसे, देखिए C6H12O6, ये आपका कंपाउंड हुआ, यौगिक है। इस यौगिक में कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। कार्बन की संख्या 6 है, हाइड्रोजन की संख्या 12 और ऑक्सीजन की संख्या 6। इसको मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना था, इसे सरलता रूप में तोड़ना पड़ेगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 कम 6, एक संबंधे 2 संबंधे 1 आ गया। तो 1 कार्बन अब कितना हो गया 1, तो हम लोग C, और हाइड्रोजन कितना है 2 तो H2, और ऑक्सीजन 1 है तो O, CH2O। वही तो लिखा है CH2O कि ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, ये हो जाएगा। इसी तरह बेंजीन का तो मैं बताया हूँ, जस्ट एग्जांपल देखिए कि CH होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है और उसे कैसे निकालते हैं। तो सूत्र के प्रकार में पहला मूलानुपाती सूत्र था इम्पीरिकल फार्मूला, जो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया, और आई होप आपको यह मूलानुपाती सूत्र क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया है, तो अब दूसरा पढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा क्या कहता है, दूसरा होता है अणु सूत्र, जिसे हम लोग मोलिकुलर फार्मूला कहते हैं। अब अणु सूत्र क्या कहता है, इसे कैसे निकालते हैं, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि किसी यौगिक कंपाउंड, किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, अणु सूत्र कहलाता है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कह रहा है कि कोई भी अगर कंपाउंड है ना, कोई भी यौगिक है, उस यौगिक का वह रासायनिक सूत्र ज्ञात करना है कि उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या वास्तव में उतनी ही होनी चाहिए, ठीक है, वही आपका अणु सूत्र कहलाता है। जैसे मैं यहाँ समझा दूँ आप लोगों को, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अणु सूत्र। तो देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अणु सूत्र ना आपका H2O2 होता है। क्या होता है, H2O2, ठीक है। तो ये रियल में इसका यही होता है, H2O2 रियल में ही होता है। तो यही आपका अणु सूत्र कहलाएगा। मतलब किसी भी कंपाउंड के उनके परमाणु, उनके तत्वों के परमाणु की संख्या रियल वही लिख दिया जाए तो आपका अणु सूत्र कहलाएगा। जैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात को समझिए, जैसे ग्लूकोज अगर आपसे कोई कहे कि ग्लूकोज का फार्मूला लिखे तो आप लिखेंगे C6H12O6। मतलब कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखा जाए तो कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। मतलब रियल में भी अनुपात यही होता है सूत्र में, मतलब रियल सूत्र यही होता है। तो रियल जो सूत्र होता है उसी को अणु सूत्र कहते हैं, ठीक है। कि किसी भी कंपाउंड के तत्वों का अगर परमाणु संख्या अगर हम रियल लिख दिया जाए, वही आपका कहलाता है अणु सूत्र कहलाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे वही चीज़ मैं लिखा हूँ यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र H2O2 होता है, ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, बेंजीन का C6H6 होता है। तो ये रियल है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, मोलिकुलर फार्मूला कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, मोलिकुलर फार्मूला कहलाएगा। आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसे यहाँ पे मैं चीज़ लिखा हूँ, ये क्या है, जैसे H2O में हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन 1, ठीक है। H2SO4 में हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 2, ठीक है। S की वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, ऑक्सीजन कितना है 4, 2 संबंधे 1 संबंधे 4, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा,
इंपेरिकल फार्मूला तो जस्ट अभी मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ, देखें आप लोग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो क्लियर नहीं, तो अगले स्लाइड में हमने देख लिया था। बस आपको C6H12O6 आप ग्लूकोज का हुआ, ठीक है। रियल रेशियो को दर्शाता है, मतलब कि अणु सूत्र क्या होता है, रियल रेशियो को दर्शाता है। जैसे कोई पूछ दे आपसे कि सिरका बताइए, सिरका का सूत्र क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे CH3COOH। ये इसके जो यौगिक है सिरका, इसमें जो तत्व है उसके इलो में जो तत्व के परमाणु की संख्या होगा वो एकदम रियल में होगा। बस वही आपका अणु सूत्र कहलाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा, करना ही कुछ नहीं है। देखिए मोलिकुलर फार्मूला, अगर C2H4O2 की बात करें, अगर कोई आपको C2H4O2 दे दे, कहे कि इसका इंपेरिकल फार्मूला याद कीजिए, तो इंपेरिकल फार्मूला तो अभी जस्ट बताया हम कैसे निकलेगा। कार्बन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। इसको आप क्या कर दीजिए, सरल अनुपात में कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2। ये आपका क्या कहलाने लगेगा, इंपेरिकल फार्मूला। और मोलिकुलर फार्मूला जो उसका रियल होता है वही होता है। जैसे एक एग्जाम्पल तौर पर मैं समझाऊँ तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं कहूँगा कि जल है, तो भाई जल का हमें तुम बताओ अणु सूत्र, तो आप कहेंगे कि जल का अणु सूत्र जो उसका रियल होता है मतलब कि H2O होगा, तो आप कहेंगे कि हाँ ये आपका अणु सूत्र हो गया, क्योंकि ये इसकी रियल वैल्यू होती है। अगर मैं यही कह दूं कि नहीं हमें आप इसका मूलानुपाती सूत्र बताइए, मूलानुपाती सूत्र बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका मूलानुपाती सूत्र बताइए, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। अब इससे तो सरल कुछ हो नहीं सकता है, इससे सरल कुछ होगा नहीं होगा, मतलब यही चीज़ आपका क्या कहलाएगा, इंपेरिकल फार्मूला, क्योंकि इससे छोटा हो ही नहीं सकता, यही इसका सरलतम रूप है। तो ये आपका इंपेरिकल फार्मूला कहलाएगा क्या, HO क्या कहलाएगा, इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। H2O कहलाएगा, मतलब कि हाइड्रोजन 2 है ना, ऑक्सीजन 1 है। तो H2O यहाँ पे अणु सूत्र भी कहला रहा है और H2O यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र कहला रहा है, क्योंकि H2O में जो 2 संबंधक का रेशियो बन रहा है यही सरलतम रूप ही है, तो यही तो बनेगा। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि अणु सूत्र किसे कहते हैं। हमको तो नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगा अणु सूत्र में, मोलिकुलर फार्मूला में, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले हैं, लेकिन पहले सूत्र के बारे में पढ़ लें। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है, इस स्लिप में देखिए आप लोग, तीसरे नंबर पर आता है संरचना सूत्र। संरचना सूत्र मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला। आइए जानते हैं कि स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। तो देखिए लिखा है कि किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की व्यवस्था को दर्शाता है। अब उनमें जो विभिन्न परमाणुओं की व्यवस्था को दर्शाता है संरचना सूत्र या रचनात्मक सूत्र कहलाता है। कह रहा है कि किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की व्यवस्था को दर्शाता है। परमाणु की व्यवस्था का मतलब देखिए H2O2 ये आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। तो देखिए यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया। मतलब कि ये बताता है कि किसी भी एलिमेंट्स की जो परमाणु की जो व्यवस्था होगा, सीटिंग अरेंजमेंट होगा, उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, संरचना सूत्र कहते हैं या रचनात्मक सूत्र कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे CH3COOH, अब देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, यहाँ से आपका हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है। डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जुड़ गया, फिर ऑक्सीजन जुड़ गया, फिर इसके साथ हाइड्रोजन। अब ये चीज़ें आप पढ़ेंगे, ये चीज़ आप कब बनाने आएगा, जब चैप्टर 1, 2, 3, 4, तो 4 चैप्टर पढ़ लेंगे तब ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। तो मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहा हूँ कि संरचना सूत्र क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला किस प्रकार बनता है, ठीक है। आप चौथे लेसन तक पढ़ेंगे तब जाके आपका दिमाग खुलेगा, तब धीरे धीरे चीज़ आपको समझ में आने लगेंगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग कुछ देखने वाले हैं इसके आगे की स्लाइड में, इसके बाद फार्मूला हम लोग फार्मूला देखने वाले हैं और उस पर हम लोग बेस जितने उदाहरण हैं वो करने वाले हैं। चलिए तो इस स्लाइड को हटाता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड आता हूँ। ये चीज़ें चलिए हेडिंग डालिए। यहाँ से सूत्र आप लोगों का प्रारंभ होता है, यहाँ से सारे सूत्र देखेंगे। देखिए क्या लिखा है, मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में संबंध, रिलेशन बिटवीन इंपेरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला। अब हम देखने वाले हैं क्या, मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में संबंध देखने वाले हैं। देखिए पहला फार्मूला आप नोट कर लीजिए, या पहला फार्मूला होता है अणु सूत्र। अणु सूत्र निकालने का फार्मूला क्या होता है कि मूलानुपाती सूत्र गुणे n। यह फार्मूला एकदम याद होना चाहिए, अभी क्वेश्चन में यूज होगा कि अणु सूत्र निकालना हो तो मूलानुपाती सूत्र निकाल के उसमें n का गुणा कर दीजिए, ठीक है। अभी n क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो जहाँ n पूर्णांक संख्या में सरल गुणक है जिसका मान 1, 2, 3, 4 आदि होते हैं
जो n है वो पूर्णांक संख्या में एक सरल गुणांक है जिसका वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रख सकते हैं उसको हल करने के लिए। ठीक है, किसी निश्चित यौगिकों के लिए n के मान निम्न द्वारा दिए जा सकते हैं। अगर आपको n की वैल्यू ज्ञात करना होगा तो n बराबर फार्मूला होता है अणु भार बटे में मूलानुपाती सूत्र भार। n बराबर क्या होता है, अणु भार बटे में मूलानुपाती सूत्र भार होता है। ठीक है, दो ही फार्मूला आपको याद रखने हैं। पहला अणु सूत्र निकालने का कि मूलानुपाती सूत्र गुणे n, अगर n निकालना होगा तो अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार निकालना पड़ेगा। तो इतना फार्मूला दिमाग में रखिए, अभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चलिए जैसे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें आपके समझ में आने वाली है। अभी जैसे बेंजीन की बात कर लूँ, किसकी, बेंजीन की। तो देखिए बेंजीन में n बराबर 6 होगा। आप कहेंगे कि n बराबर 6 कैसे हो गया, यही सोच रहे होंगे ना आप कि n बराबर 6 कैसे लिख दिया हूँ। अभी सारी चीज़ें समझ में आएगा, इसलिए 6 लिख दिया हूँ। देखिए बेंजीन बराबर n बराबर 6 मैंने लिख दिया। इम्पेरिकल फार्मूला कितना होगा, इम्पेरिकल फार्मूला कितना होगा, मूलानुपाती सूत्र कितना होगा इसका। तो बेंजीन का मैंने बताया था आप लोगों को कि C6H6 होता है, यही तो बताया था बेंजीन फार्मूला C6H6 होता है। अगर इसका इम्पेरिकल फार्मूला निकालना होगा तो इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है कि कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो, तो कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6 घटा दीजिए तो 1:1, मतलब कार्बन 1 हाइड्रोजन 1, मतलब कितना, CH। तो इम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा बेंजीन का, CH हो जाएगा। और n बराबर मैंने 6 निकाल दिया। अब 6 कहाँ से आया अभी अब मालूम चल जाएगा आपको। अगर मैं आपसे मोलिकुलर मास पूछूं, अरे मोलिकुलर फार्मूला पूछूं तो क्या बताएंगे, मोलिकुलर फार्मूला, ये आपका मूलानुपाती सूत्र है। मूलानुपाती सूत्र लिख देता हूँ हिंदी में भी। मूलानुपाती सूत्र मतलब क्या होता है, उसका एक सरलतम रेशियो निकालिए। अब मोलिकुलर फार्मूला मतलब अणु सूत्र। अणु सूत्र क्या होता है, तो अणु सूत्र जो इसके रियल सूत्र होता है वही होता है। तो मोलिकुलर फार्मूला क्या हो जाएगा, C6H6, क्योंकि इसका रियल वैल्यू यही होता है। तो अणु सूत्र आपका C6H6 हो गया, मूलानुपाती आपका CH हो गया, और n बराबर आपका 6 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपको है। अणु सूत्र निकालने का फार्मूला एक यह होता है CH6, क्योंकि यहाँ n होता है तो n कितना आया, 6, तो यहाँ 6 लिख दिया हूँ। तो C6H6 तभी तो यही आ रहा है। तो उसका रियल लिखिए तो इस फार्मूले से लिखिए तभी यही आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई क्लियर आप लोगों को, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो ही जाना चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर कर पाएंगे। देखिए मोलिकुलर फार्मूला हम लोग निकालते हैं, मोलिकुलर मास। जैसे मैं कह दूँ आपको H2O का निकालिए मोलिकुलर मास। अगर मैं कह दूं कि H2O का मोलिकुलर मास निकालिए, अणु भार निकालिए, तब कैसे निकालते हैं। H2O बराबर हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 16 और 2 18। ठीक है, मतलब H2O का मोलिकुलर मास कितना आ गया, 18 आ गया। अब देखिए ध्यान से कैसे हल करेंगे इसे। अभी हमने बेंजीन लिया था C6H6। अगर मैं कहूँ कि C6H6 का जो बेंजीन है इसका मोलिकुलर मास ज्ञात कीजिए, जैसे मोलिकुलर मास ज्ञात किया हूँ, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो कार्बन के क्या होता है 12, लेकिन यहाँ पे 6 कार्बन है तो 6 का गुणा कर देंगे, प्लस और हाइड्रोजन के क्या होता है 1, तो 1 हाइड्रोजन कितना है 6, तो 6 का गुणा कर देंगे, तो 12 6 72 और प्लस 6, तो 72 और 6 कितना हो गया 78। मतलब कि बेंजीन का जो मोलिकुलर मास होगा वो आ गया 78। क्लियर। और हम ज्ञात करेंगे C6H6, मतलब इसी बेंजीन का हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, इम्पेरिकल फार्मूला। क्या ज्ञात करेंगे, इम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, इम्पेरिकल फार्मूला मतलब मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ इम्पेरिकल फार्मूला ज्ञात करेंगे, इम्पेरिकल फार्मूला। तो C6H6 का इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है CH। तो C में कार्बनों की संख्या कितनी है 12 और हाइड्रोजन 1, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। C का 12 ना होता है कार्बन का, हाइड्रोजन का 1 होता है 13। मतलब कि बेंजीन का इम्पेरिकल फार्मूला आपका 13 आ गया और बेंजीन का मोलिकुलर मास 78 आ गया। हमको कैलकुलेट क्या करना है मेरे प्यारा विद्यार्थियों, n को कैलकुलेट क्या करना है, n करना है।
ठीक है। तो मैंने अभी सूत्र बताया था कि n बराबर क्या होता है, अणु भार। अणु देखिए n बराबर अणु भार बटे में मूलानुपाती सूत्र भार। तो अणु भार कितना निकल के आया है 78, और अनुपाती मूलानुपाती भार कितना निकल के आया 13। तो 13 छक 78, n बराबर 6 आ गया कि नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यही शुरू में मैं लिखा था यहाँ पे आगे ही कि बेंजीन का n बराबर 6 होगा। तो आप सोच रहे हो कैसे होगा, तो इस तरह होगा। समझ में आया आप लोगों को। तो यही फार्मूला तो लगा है। पहले हमने क्या किया कि बेंजीन का अणु सूत्र निकाला, फिर बेंजीन का मेरा मूलानुपाती सूत्र निकाला, फिर दोनों को भाग दिया तो n की वैल्यू निकल गया। क्लियर हुआ कि नहीं। इसी तरह जहाँ अणु सूत्र निकालना था, तो अणु सूत्र हम लोग कितना आसानी से समझ गए हैं। अणु सूत्र निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे, पहले मूलानुपाती सूत्र निकालें। मूलानुपाती सूत्र हमारा CH था, ठीक है, और वहाँ n की वैल्यू कितना आ रहा था, तो n की वैल्यू 6 आ रहा था। तो अणु सूत्र कैसे निकल जाएगा, C6H6। बात खत्म। तो अणु सूत्र आपका रियल सूत्र होता है, तो C6H6 आ ही नहीं गया। तो इस प्रकार समझते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नो डाउट आपको होना चाहिए किसी भी। चलिए एक फार्मूला और मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो एक फार्मूला और है जो कि आपको आएगा एग्जाम्पल में, ये वाला फार्मूला। n बराबर तो आप लोग जान गए, n बराबर मोलार मास बटे में एम्पिरिकल फार्मूला है, तो जान गए यह फार्मूला कि अणु भार और वाष्प घनत्व दिया रहता है तो अणु भार कैसे निकालते हैं। तो एक फार्मूला होता है अणु भार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व। इंग्लिश में बात करें तो इसे कहते हैं मोलार मास बराबर 2 गुणे वेपर पावर डेंसिटी, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, अभी यूज होगा क्वेश्चन में कि अणु भार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व, मोलार मास बराबर 2 गुणे वेपर डेंसिटी। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों इतना चीज़ अगर आपको क्लियर है तो एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उसी क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अब यह क्वेश्चन है, यह पूरा ग्राफ आपको हल करते समय बनाना पड़ेगा पूरा ग्राफ, ठीक है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक कार्बन यौगिक में कार्बन 61% है और हाइड्रोजन 11.88% है। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 59 हो तो उसका मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसमें मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है और अणु सूत्र ज्ञात करना है। और एक कार्बन यौगिक में कार्बन 61% दे दिया और हाइड्रोजन 11.88% दे दिया है। इसका वाष्प घनत्व भी दिया है, ठीक है। अब करना हमको ये चीज़ें हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि हमको इस तरह पहले आपको हल करते समय आपका सोल्यूशन है, सोल्यूशन तब सोल्यूशन करेंगे तो ये ग्राफ आपको इस तरह बनाना पड़ेगा। मैं आगे से बना रखा हूँ कि समय का बचत होगा। तो इस तरह आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ तैयार करना पड़ेगा। एक ठे में तत्व लिखना पड़ेगा, एक खाना में प्रतिशत मात्रा लिखना पड़ेगा, एक खाना में आपको परमाणु द्रव्यमान लिखना पड़ेगा, और एक खाने में परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या लिखना पड़ेगा, और एक खाने में परमाणु में अनुपात लिखना पड़ेगा, और एक खाने में सरल पूर्णांक में अनुपात लिखना पड़ेगा। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसको हल करते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा आप लोग। तत्व में क्या दिया हमको, कार्बन पहले दिया है, हाइड्रोजन दिया है, ठीक है। बात को समझिए तभी क्लियर होगा। कार्बन हमको दिया है कितना परसेंट, देखिए आप ही, कार्बन कितना दिया है शुरू में, कार्बन हमको 61% दिया है। तो यहाँ पे सिर्फ 61 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 61%, नहीं लिखेंगे, सिर्फ 61 लिखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन कितना दिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाइड्रोजन 11.88, हाइड्रोजन हो गया कितना 11.88, ठीक है। अब मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से उन चीज़ों को आपको समझते चलना है। देखिए कार्बन प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन, देखिए परसेंट का मतलब होता है कि 100 होना चाहिए, कोई भी वैल्यू 100 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कार्बन 61 है और हाइड्रोजन आपका 11.88 है। इसको प्लस कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 8 8 1 1 2 6 1 7 72, ये हो रहा है 72। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर सिर्फ 72 हो रहा है, लेकिन हमको चाहिए मटेरियल कितना 100 चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी एक चीज़ देखते हैं इसमें कि जब भी अगर दो एलिमेंट्स के जो परमाणु संख्या है, जो प्रतिशत का संख्या है, अगर वो 100 नहीं हो रहा है तो इसमें हम ऑक्सीजन एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, ऑक्सीजन को ऐड कर लेते हैं। ऑक्सीजन को क्या कर लेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे। अब ऑक्सीजन की मात्रा कितना होगा, तो 100 में से हम क्या करेंगे 72.88 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ कितना बच जाएगा 2, यहाँ पे कितना बच जाएगा 1 दशमलव, यहाँ पे कितना बच जाएगा 7, और यहाँ पे
कितना बच जाएगा 2। ठीक है, 27.12, 27.12 क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन अपने से ले लेते हैं, तो ये हो गया कितना 27.12, यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। क्लियर। जब दो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन मैंने लिया, दोनों को ऐड किया तो वो 72.88 आ रहा था, लेकिन मुझे टोटल 100% चाहिए, तो उसमें ऑक्सीजन मैं आगे से ले लूँगा अपने से कि 27.12 ऑक्सीजन होगा। अब पूरा मिश्रण 100% का बन गया। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब इस खाना में परमाणु द्रव्यमान लिखना है। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12, यहाँ पे लिख देंगे 12। हाइड्रोजन की कितना होता है 1, यहाँ पे लिख देंगे 1। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है 16, यहाँ पे 16 लिख देंगे। अब हमको करना है, ज्ञात करना है परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या। तो परमाणु की अपेक्षिक संख्या कैसे ज्ञात होगी, इसमें हम क्या करेंगे, 61 में इस प्रतिशत मात्रा में हम इस परमाणु द्रव्यमान का भाग देंगे। इसी प्रकार हाइड्रोजन में 11.88 में किसका भाग देंगे, इस परमाणु द्रव्यमान 1 का। इससे ज्ञात करने के लिए 27.16 में भाग देंगे 16 का, तब हमारा परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या निकल जाएगा। 61 में तब 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 5.08। 11.88 में 1 का भाग देंगे तो इतना ही रहने वाला है, 11.88 ही रहने वाला है। इसी प्रकार अगर 27.16/16 मतलब इतना में 16 का भाग देंगे तो आएगा 1.695, इतना आने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? हमको तो नहीं लगता कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब परमाणुओं में अनुपात परमाणुओं में अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी? तो परमाणु में अनुपात जानते हैं कैसे ज्ञात होता है? हमें देखना है कि इन तीनों में सबसे छोटा वैल्यू क्या है। इन तीनों में सबसे छोटा वैल्यू आपका क्या है, 1.695, यही है ना। इसी के भाग इन तीनों में देंगे तब आपका परमाणु में अनुपात निकल जाएगा। तो भाग दीजिए, तो 5.08 में भाग देना पड़ेगा 1.69 का। इसको ज्ञात करने के लिए 11.88 में भाग देना पड़ेगा 1.69 का। इसे ज्ञात करने के लिए 1.69 में हमें देना पड़ेगा 1.69 का भाग देना पड़ेगा। तो चलिए भाग देंगे, यहाँ से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 3 बार में कट जाएगा। इससे भाग देंगे तो 7 बार में कट जाएगा, इससे भाग देंगे तो 1 बार में ही कट जाएगा। तो ये आपका परमाणु में अनुपात निकल गया। परमाणु में अनुपात क्या हो गया, 3, 7 और 1। ठीक है, यहाँ तक आपने इस डाटा को निकाल लिया। क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या, मूलानुपाती सूत्र। क्या पूछा है, मूलानुपाती सूत्र पूछा है। तो सिंपल मूलानुपाती सूत्र तो आ ही नहीं जाएगा। मूलानुपाती सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, आपका कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, ऑक्सीजन। देखिए कार्बन कितना आ गया 3, तो कार्बन कितना हो जाएगा 3। हाइड्रोजन कितना आ गया 7, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 7। ऑक्सीजन आपका 1 है, ये तो ऑक्सीजन कैसे ही छोड़ देंगे। तो मूलानुपाती क्या हो गया, C3H7O6, अरे ओ C3H7O, ये आपका मूलानुपाती सूत्र आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? कोई नहीं। इसी के साथ साथ हमको ज्ञात करना है यहाँ अणु सूत्र भी। यहाँ पे तो मूलानुपाती सूत्र हो गया ना, अब अणु सूत्र ज्ञात करना है। तो अणु सूत्र के लिए क्या करेंगे, तो अणु सूत्र के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे एक दूसरा पृष्ठ ले लेता हूँ ताकि इस पे सॉल्व करूँगा। हाँ, ये पृष्ठ ले लेता हूँ। हमको अणु सूत्र ज्ञात करना है। तो अणु सूत्र का मैंने अभी जस्ट एक फार्मूला बताया था। ठीक है, अब याद होगा, मैं उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अणु सूत्र का मैंने फार्मूला ये बताया था, n बराबर अणु भार बटे में मूलानुपाती सूत्र भार। मैंने यही तो बताया था। अब देखिए क्या होगा, अणु सूत्र ज्ञात करने के लिए, मतलब n की वैल्यू ज्ञात करने के लिए, n की वैल्यू ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है अणु सूत्र बटे में मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र ये होता है n का वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, अणु सूत्र ज्ञात करेंगे, फिर मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करेंगे, फिर भाग देंगे तो खुद मालूम चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अणु भार ज्ञात करते हैं। अणु भार, अणु भार ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि 2 गुणे वाष्प घनत्व। मैंने बताया था कि नहीं, बिल्कुल सब बताया था। 2 गुणे वाष्प घनत्व, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे वाष्प घनत्व। देखिए क्वेश्चन में दिया होगा, लिखा है कि वाष्प घनत्व कितना 59 हो,
तो यहाँ पे वाष्प घनत्व की जगह 59 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 59 दूनी के 118, मतलब अणु भार निकल गया कितना है 118। इसी प्रकार हम लोग मूलानुपाती सूत्र निकाल लेते हैं। मूलानुपाती सूत्र कैसे निकलेगा, तो मूलानुपाती सूत्र हम लोग अभी मूलानुपाती निकाले हैं, क्या था C3H7O था। इसका मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए मोलार मास ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है लेकिन 3 कार्बन है तो 12 3 में गुणा कर देंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन यहाँ पे 7 हाइड्रोजन तो 7 को गुणा कर देंगे। ऑक्सीजन एक ही है तो ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 12 3 36, 7 एकम 7 और प्लस 16 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 59। मतलब मूलानुपाती जो इसका आ गया मोलार मास 59 आ गया और अणु भार कितना आ गया 118। अब तो एन की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी ना। एन बराबर फार्मूला क्या होता है, अणु सूत्र कितना है 118 बटे में क्या होता है मूलानुपाती सूत्र कितना आ गया 59 आ गया। घटा दीजिए तो एन बराबर क्या आ जाएगा 2, एन बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तब एन बराबर 2 आ गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा है अणु सूत्र ज्ञात कीजिए, ये तो एन बराबर 2 आया है ना। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अणु सूत्र ज्ञात कीजिए, तो आइए जानते हैं कि अणु सूत्र कैसे निकलेगा। अणु सूत्र ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया था अणु सूत्र ज्ञात करने के लिए जो मूलानुपाती होता है, मूलानुपाती सूत्र जो होता है ना, मूलानुपाती सूत्र गुणे एन ये करते हैं। अणु सूत्र ज्ञात करने के लिए मैंने फार्मूला बताया था ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अणु सूत्र बराबर क्या होता है मूलानुपाती सूत्र गुणे एन, यही ना होता है। तो मूलानुपाती सूत्र क्या था आपका C3H7O, ये आपका मूलानुपाती था। और गुणे में एन की वैल्यू कितना आ गया 6, और गुणा कीजिए कितना हो जाएगा 6 3 18, कार्बनिक संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे, अरे एन बराबर 2 ना आया है, सॉरी एन बराबर यहाँ पे 2 आया तो 2, तो क्या हो जाएगा कार्बन 3 दूनी की 6, कार्बन 6, हाइड्रोजन 7 दूनी की 14, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन आपका 2 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब जाके अणु सूत्र कितना निकल गया आपका, तो अणु सूत्र आपका निकल गया C6H14O2, इस प्रकार निकल गया, ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको हल करते हैं। होप आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। आज की क्लास यहीं तक रुकते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलेंगे आपसे प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।